मेडजो क्लासेस वेलकम्स यू। मेडजो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कम जानकारी होने की वजह से अपने एफर्ट्स वो ज्यादा लगाते हैं, लेकिन सक्सेस उनको कभी कभी नहीं मिलती और कभी कभी बहुत देर में मिलती है। थोड़ा सा अगर जो है कुछ एक्सपीरियंस को अगर हम शेयर करेंगे तो शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा। वजह यह होगा कि पिछले 20 साल से हम लोग इसी प्रोफेशन में हैं और एसएससी के सारे उतार चढ़ाव को देख चुके हैं। पहले जैसे प्री मेंस इंटरव्यू हुआ करता था, अब वही चीज कन्वर्ट होकर टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में और टीयर 4 में जो है आपके कन्वर्ट हो गया। तो अब जो एग्जामिनेशन है या चेंजिंग ट्रेंड है उसको समझना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि जो जैसे हम टीचर्स हैं, अगर 20 साल पहले जैसे पढ़ाते थे, 15 साल पहले जैसे पढ़ाते थे, 10 साल पहले जैसे पढ़ाते थे, उसी तरह हम आज भी पढ़ाएं, हम अपने मैटर में कोई चेंज ना करें या हम एग्जाम के ट्रेंड को ना पहचाने तो हम खुद आउटडेटेड हो जाएंगे। लेकिन टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशंस हम लोग खुद अपने आप को जो है रिव्यू करते रहते हैं, अपने आप में चेंजेस लाते रहते हैं और ये ट्रेंड देखते रहते हैं कि हाँ एसएससी किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और किस तरह से जो है आपके इस फॉलो होने वाले ट्रेंड को या क्या डिमांड है एसएससी की वो विद्यार्थियों तक, स्टूडेंट्स तक पहुंचाते का काम करते हैं हम लोग। कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को ये सारी चीजें बताई जा सके और ये ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंच सके जिससे जो उनके लिए हेल्पफुल हो और कम टाइम में वो इस एग्जामिनेशन को बीट कर लें। पहले तो क्रेज जो कि एसएससी सीजीएल का क्यों बढ़ा, उसकी वजह यह थी कि अगर आप देखेंगे तो 7वां वेतन आयोग से ही जब 7th पे कमीशन लगा तो उसके बाद से ही एक चाम बढ़ा। वजह यह थी कि एक तो पैसे बढ़ गए और पैसे के साथ फैसिलिटीज बढ़ गई और एक तरह से जो आपके इस जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, पहले अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे, शायद आपको नहीं पता होगा। हम लोग तो पढ़ाते थे अलग, जैसे सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम अलग होता था, सेक्शन ऑफिसर ऑडिट का अलग एग्जाम होता था, कमर्शियल का अलग होता था, टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम अलग आया करते थे, एसएससी जो है ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन हुआ करता था और एसएससी मैट्रिक लेवल एग्जामिनेशन हुआ करता था। तो जो आज एसएससी जो है ग्रेजुएट लेवल वो तो सीजीएल है ही है, लेकिन जो मैट्रिक लेवल था वो जो है आपके हायर सेकेंडरी जो एग्जामिनेशन आपका होता है उसमें कन्वर्ट हो गया, जिसके लिए एक अलग से वीडियो है उस एग्जामिनेशन के लिए जिसको आप देखेंगे। आज हम लोग क्योंकि सिर्फ सीजीएल की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट होंगे सीजीएल पे, क्योंकि ये बड़ा एग्जामिनेशन है और थोड़ा सा अगर स्ट्रैटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप तैयार रहें बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है विद इन 1 to 2 years। 1 या 2 एफर्ट मैक्सिमम आपको करना पड़ेगा और आसानी से आप जो है इस चीज को जो है एफर्ट आपका वेन में नहीं जाएगा और आप फ्रूटफुल रिजल्ट पा सकते हैं। बस करना क्या होता है कि चीजों की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा जानकारी इंपॉर्टेंट होती है और जब तक आप इस जानकारी को जो है अपने प्लान में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तब तक जो है आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब प्लान का इंप्लीमेंटेशन होने लगता है तब आप देखेंगे कि आपके जितने भी एग्जामिनेशन है वो आसानी से निकलने लगते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज किसी एग्जामिनेशन को बीट करने के लिए होती है कि उस एग्जामिनेशन के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखना कि एग्जामिनेशन में हो क्या रहा है और एग्जामिनेशन में हमें कैसे परफॉर्म करना है, हमें प्रिपेयर कैसे करना है। अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी है और हम परफॉर्मेंस अच्छा दे पा रहे हैं तो हमें एक जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। तो एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें तो लगातार एक जो है ट्रेंड चेंज होता चला आया है और खासतौर से अगर आप देखेंगे तो बच्चों के दिल में भय भी बैठता चला गया। वजह क्या है कि जैसे आपने देखा 2017 के बाद से 2017 में ही कितने अप्स एंड डाउन्स हुए, 15, 16, 17, 18 में अगर आप देखें तो 2017 में अगर आप देखेंगे तो आपके बहुत सारे चेंजेस आए और जो आपका एक तरह से ये एग्जाम खास तौर से 2014, 15, 16 ये डिस्टर्ब रहा कि ब्राइब लिया जाता है और ऐसा होता है तो ये होता है, कुछ जो है चीजें सामने आई कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत सारे एग्जाम कैंसिल हुए, फिर री एग्जाम हुए, तो ये सारी चीजें चलती रही। लेकिन
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपने इस एग्जामिनेशन को जारी रखा और हर साल वो एग्जाम लेता रहा। ट्रेंड जो है आपके इसमें चेंज कैसे कर रहा है उसको हम लोगों को स्टडी बहुत आसानी से करनी पड़ेगी, और कैसे हम लोग स्ट्रैटेजिकली स्ट्रांग होंगे ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो अब होता क्या है कि सबसे पहली चीज हमें देखना है वो ये देखना है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हमारी स्ट्रैटेजी देखिए 3 पॉइंट्स पर फोकस होनी चाहिए। 3 पॉइंट पे फोकस होने का मतलब यह है कि 2 पॉइंट पे तो हमारा फोकस होना चाहिए और तीसरा आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे नॉलेज ऑफ द सिलेबस, अगर सिलेबस की आपको जानकारी है कि हमें क्या पढ़ना है और हमें कितना जो है एफर्ट करना है, किस किस फील्ड में जाना है, कितना टाइम किसको देना है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ऐसा ना हो कि आप किसी चीज को पढ़ने में मजा आ गया और पढ़ते चले जा रहे हैं और वो बहुत कम नंबर का है और उसका जो है आपके एक तरह से बहुत कम रोल प्ले हो रहा है। तो यहां पर हमें इन बातों को जानना है कि हाँ कैसे जो है आपके ये एग्जाम जो है कैसे निकलते हैं, कैसे जो दूसरा हमारा पॉइंट है हाउ टू प्रिपेयर टीयर 1, 2 एंड 3, कैसे 1, 2, 3 को प्रिपेयर करें। तो प्रिपरेशन हमारी कैसे होगी ये हमें देखना होगा, और अगर हम इस बात को समझ सकें तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए कि क्या है। और जो नया ट्रेंड आपके यूज कर रहा है एसएससी नॉर्मलाइजेशन, वो समझना है कि नॉर्मलाइजेशन में एक्चुअल में क्या हो रहा है या किस तरह से नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बना है। फॉर्मूला क्योंकि आयोग ने, एसएससी ने जो है आपको फॉर्मूला बता दिया है, उसको आप खुद से निकाल सकते हैं जितने भी, लेकिन उसके लिए डेटा की जरूरत होगी। डेटा अगर आप तो आप फॉर्मूला उन्होंने बता दिया है कि कैसे जो है नॉर्मलाइजेशन हम लोग करते हैं। तो उस नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या चेंज आ रहा है या क्या हो रहा है, वही चीज हम लोगों को देखना होता है। अब देखिए, पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है सिलेबस की नॉलेज, और जो आपका एक तरह से टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 का जो है आपके स्ट्रक्चर है उसके बारे में। जैसे आपको पता है कि जो हम लोगों का सिलेबस है उसमें जो पोर्शन है उसमें जैसे आपके है मैथमेटिक्स, फिर है आपका इंग्लिश, फिर इसी तरह से है आपका रीजनिंग, और जर्नल अवेयरनेस। तो अब ये जो आपके एक तरह से 4 पोर्शन है, 4 पिलर्स हैं, इनको अगर हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इनमें हमें क्या क्या चीजें करना है और किस तरह से करना है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड है उसमें हमें यह देखना होगा कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है, इंग्लिश के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए क्या करना है और जनरल अवेयरनेस के लिए क्या करना है। क्या सिलेबस है या किस तरह से सिलेबस आपका इसका बना हुआ है, इस बात को केवल हम लोगों को देखना होगा। तो अब जैसे मान लीजिए सिलेबस मैथमेटिक्स की बात करें तो जो सिलेबस है ये आपके 7 पार्ट से मिलकर के बना है, 7 पार्ट्स हैं इसके। अब 7 पार्ट्स जो हैं वो क्या हैं, जैसे आपका है अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर मेंसुरेशन और डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये पोर्शंस हैं। अब इन पोर्शंस का कवरेज हम कैसे करें या किस तरह से, तो ये 7 पोर्शन होते हैं जो कि मेनली कवर अप होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि हम लोग टीयर 1 की तैयारी अलग करें और टीयर 2 की तैयारी अलग करें। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स मींस मैथमेटिक्स, जो आपको कंप्लीट चीज पढ़ाएगी और मेनली पढ़ाएगी आपको टीयर 2 के लिए। तो आप पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि आप लेवल 1 पढ़ेंगे और फिर लेवल 2 अलग पढ़ेंगे। जब आप ऑफलाइन होते हैं तो वहां पे हमें 2 चीजें लेकर के अलग अलग चलनी पड़ती हैं, लेकिन जब आपको
ऑनलाइन आप पढ़ते हैं तो ऑनलाइन पढ़ने में कोई बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से चीज नहीं, हम लोगों को बेसिकली मैथमेटिक्स पढ़नी है, ना कि टीयर 1 और टीयर 2। बस हमें यह देखना है कि टीयर 1 के पैटर्न क्या होता है और टीयर 2 का पैटर्न क्या होता है। बस ये है कि दोनों क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। अगर हम ये सोचें कि हाँ इसमें क्वेश्चंस इतने आ रहे हैं, इसमें इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। टीयर 1 के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं और बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। थोड़ा बहुत एफर्ट आपने किया, जनरल भी आपने पढ़ा हुआ है तो भी आसानी से निकाल सकते हैं आप। कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो हम लोग 3 पार्ट में इसको बांटते हैं। 3 पार्ट में किस तरह से बांटते हैं? इजी क्वेश्चंस, फिर मॉडरेट क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद जो है कुछ जो है आपके टफ क्वेश्चन, जिनको हम लोग माइंड टीजिंग क्वेश्चंस कहते हैं। नॉर्मली क्या है कि जो आपका टीयर 1 बना हुआ है, टीयर 1 में इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस की अधिकता होती है। रेयर होता है कि कोई टफ या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो आपको फंसा सके। अगर आपको पूरी अच्छी तरह से नॉलेज है सिलेबस की, तो आप इजी और मॉडरेट क्वेश्चन से थोड़ा सा भी एफर्ट करके फटाफट कैलकुलेशन से सारी चीजें अपने आप निकाल लेते हैं। और देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स कहने के लिए होता है, ट्रिक्स का भंडार हम देते हैं, आपको पता है। आपने देखा होगा ऐसी ट्रिक्स जो कि आपको कहीं अवेलेबल नहीं होंगी, ऐसे ट्रिक्स, क्योंकि ट्रिक्स हमने खुद बनाई है। आप देखेंगे ट्रिक्स जो है हम पढ़ाते हैं वो कहीं पर किसी किताब में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 20 साल का, देखिए जो ट्रिक्स होती हैं वो किसी टीचर की 20 साल की एक्सपीरियंस है। ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो हम ट्रिक्स हमने खुद से बनाई और उस खुद से बना करके कुछ ऐसे रिजल्ट्स पाए कि जिससे कि आपको हेल्प कराया जा सकता है और आसानी से निकाला जा सकता है। तो एक फाइनल रिजल्ट पाने के लिए कि हमारा जो क्वेश्चन हम सॉल्व करके निकाल रहे हैं 80 सेकंड में या 60 सेकंड में, या जो है आपके 70 सेकंड लग रहा है किसी क्वेश्चन को निकालने में, वही चीज अगर 10, 12, 15 सेकंड में आ जाए तो वो कितना आसान हो जाएगा। लेकिन वो कैसे आता है? वो तब आता है, आप ट्रिकी अप्रोच से पढ़ के कभी एग्जामिनेशन को निकाल नहीं सकते। आपको मैथमेटिक्स कॉन्सेप्चुअल पढ़नी होगी। कॉन्सेप्चुअल मींस हर चीज का कॉन्सेप्ट जानना, लेकिन उस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में जब आप आएंगे टफेस्ट क्वेश्चन करने के लिए, जब माइंड टीजर्स करेंगे, आप माइंड टीजिंग क्वेश्चंस करेंगे, तो हम आपको छोटे छोटे तरीके बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे। इसको ऐसे करिए, देखिए जल्दी हो जाएगा, इसको ऐसे करिए, देखिए जल्दी हो जाएगा। तो वो क्या है? वो टीचर का एक एक्सपीरियंस होता है जो बताता है कि हाँ इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे या तुरंत कैसे इसका आंसर आएगा। तुरंत आंसर निकालने के लिए हम लोग को ये सारी चीजें करनी होती है। तो कहने का मकसद ये कि हमें सातों पोर्शन पर जो है आपके एफर्ट करना होता है। सातों पोर्शन पे अगर हम एफर्ट नहीं करेंगे तो एक तरह से आप देखेंगे कि हम लोगों का जो भी पोर्शन है वो आपके एक तरह से बहुत कुछ रह जाता है। तो अब जैसे टीयर 1 में ये 4 पोर्शंस आएंगे, और टीयर 1 में जब 4 पोर्शंस आए तो टीयर 1 में अगर हमने कहा कि जो है 200 नंबर का आपके पेपर आया आउट ऑफ 200। टीयर 2 जो आपका मेनली बेस्ड है, अगर हम जो है लिस्ट 3 की बात करें, आप जानते हैं लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, 3 लिस्ट में आपके जो है रिजल्ट्स आते हैं। लिस्ट 1 में क्या है? डबल एओ, जो कि जो है आपके एक तरह से डबल एओ के एग्जामिनेशंस होते हैं, वो लिस्ट 1 में है। फिर आपके स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर और जूनियर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में जो है आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं तो वो आपके लिस्ट 2 में आते हैं। और लिस्ट 3 में जितने बचे हुए एग्जामिनेशन है मैक्सिमम, जैसे आप इनकम टैक्स जो है इनकम टैक्स है, सेक्रेटरीट के जो है असिस्टेंट्स हैं, फिर आपके जैसे सीबीआई है, सब इंस्पेक्टर्स, तो ये सब जो जितने भी पोस्ट हैं जो बची हुई वो लिस्ट 3 में आती है। तो जैसे आप जानते हैं लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 के हिसाब से अलग अलग जो है आपके पेपर्स होते हैं। अभी हम जनरल लिस्ट 3 की बात कर रहे हैं जिसको ज्यादातर स्टूडेंट भरते हैं, और अभी हम इन्वेस्टिगेटर वाले पेपर को नहीं जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो 400 नंबर में से आपका ये हुआ, और टीयर 3 अगर हमने कहा तो ये 100 नंबर में से ये, तो 700 में से जो आपका आउटकम होता है उसी पर पूरा रिजल्ट फ्रेम होता है। अब मेनली क्या है, इस 200 नंबर में ये चारों पार्ट हैं, जिसमें 50-50 नंबर के आपके एक तरह से पार्ट आप मान सकते हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन में यहां से आप जितना नंबर लेकर के जाएंगे, जितना ज्यादा लेके जाएंगे उतना एडवांटेज है आगे के लिए। मेनली क्या होता है टीयर 2 में, अब आपका काम हो गया मैथमेटिक्स और इंग्लिश का, ये 2 चीजें हैं।
200 नंबर का मैथमेटिक्स है, 200 नंबर का इंग्लिश। इसके मतलब कि हमें 400 नंबर के लिए फाइट करना है इन दो सब्जेक्ट्स में। इसके मतलब कि ये दो सब्जेक्ट मेरे बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बहुत स्ट्रांग। जबकि रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि एक तरह से अगर आपने कंटिन्यूअसली थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस जहां तक की बात है, इसकी कोई लिमिट नहीं, आप जानते हैं। अब हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी पढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होगा, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं तो 25 में से 3-4 क्वेश्चन ज्यादा किसी भी पोर्शन में नहीं आते। हिस्ट्री में आ रहा है तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बस मैक्सिमम इस तरह से आ जाता है। इसी तरह से साइंस है 4-5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 4-5 क्वेश्चन। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए जो है इकोनॉमिक्स है 3-4 क्वेश्चन, इसी तरह से आपके सब पोर्शन में। अब अगर ओवरऑल की हम स्टडी करें और 700 नंबर में से अगर हमने कहा 50 नंबर ये है, और इवन जनरल अवेयरनेस में भी पार्ट्स हैं। अब अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि हिस्ट्री में सपोज कर लीजिए कि 5 क्वेश्चन आ गए, 5 नंबर का है। अब उस 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 700 में से 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए अब आपने का इंटरेस्ट बढ़ गया कि नहीं हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही है तो हिस्ट्री हम पढ़ते जाएं, ज्योग्राफी बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही है तो ज्योग्राफी हम पढ़ते चले जाएं। ज्योग्राफी में आपने 8 महीना लगा दिया, 9 महीना लगा दिया हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने में। अब 5 नंबर के लिए आप 8-9 महीना पढ़ते चले जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि वही 8-9 महीना अगर आप डिवोट कर दें इन दो सब्जेक्ट्स के लिए, जहां पर मार्क्स कितने होंगे, 50-50 नंबर अगर हम यहां ले लें और 200-200 नंबर तो 250-250 नंबर, 500 नंबर तो अकेले इन दो सब्जेक्ट्स का है। तो इसलिए आपको टोटली कमांड करना होता है इन दो सब्जेक्ट्स पे। और जब तक आप इस पे कमांड नहीं करेंगे तब तक आप जो है एक तरह से बहुत जो है आपके ऊपर स्केल में या फिर ऊपर लिस्ट में नहीं आते और या फिर फाइट करते हुए नहीं आते। तो जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स पढ़ रहा है अब वो अवेयर हो चुका है, अब वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। वो सिर्फ जो है सर झुका करके सिर्फ बुक्स में सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, वो ये देखता है कि हाँ हमारे कम समय करने में, कम टाइम करने में, कम टाइम में हम कैसे जो है रिजल्ट अपना निकाल सकते हैं। अगर हमने रिजल्ट निकाला तो ऐसे कंडीशन में हमें ये जो है कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि क्या चीज कितना टाइम दें, वक्त कितना दें। और ये सारी चीजें जब आप जो है अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं कि हाँ ये कैसे तैयार होगा या किस प्रकार से तैयार होगा, तो थोड़ी बहुत चीजें हमेशा करते रहिए। किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जैसे मान लीजिए कि आपके लिए ये नहीं है कि कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई भी पोर्शन यहां पर हैं और हमने कहा कि जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि आपको कोई पोर्शन प्रिपेयर करना है, तो वो प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे बिना सोचे समझे। प्रिपरेशन के लिए सोचना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा प्री एग्जामिनेशन के लिए आप कैसे तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं कि आप प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग और इंटरव्यू के लिए, या आप ये कह सकते हैं इंटरव्यू के लिए अलग। तो अब यहां पर क्या है, अब देखिए इंटरव्यू तो हमारा पहले कट गया, पहले प्री मेंस इंटरव्यू हुआ करता था, इसकी हम बात कर रहे हैं। मेंस क्या होता था, डिस्क्रिप्टिव टाइप हुआ करता था, और प्री जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे होता है। अब ये पूरा ट्रेंड क्या हो गया, खत्म हो गया। ना प्री होता है, ना मेंस होता है, ना इंटरव्यू होता है। अब क्या होता है, अब होता है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, यहीं पर इसने रिप्लेस कर दिया। टीयर 1 टीयर 2 क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप, यहां पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। टीयर 3 क्या है, डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो यहां पर क्या है कि आपको यहां पर देखना है कि हमें कोई लेखन शैली जो हमें डेवलप करनी है, राइटिंग स्किल जो डेवलप करनी है, वो सिर्फ इसके लिए 100 मार्क्स का पेपर होता है, और 100 मार्क्स के पेपर में ऑन एन एवरेज हर विद्यार्थी का 60 नंबर आ जाता है। हर जो है विद्यार्थी का 60 मार्क्स आपके यहां पर आ जाता है। अब टीयर 1 टीयर 2 जो है आपका, कैसे हम लोग टीयर 1 टीयर 2 को हैंडल करेंगे वो हम लोगों को देखना होता है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें वर्कआउट करना है कि कैसे हम लोग इसको लेकर के चलें। दो मेनली हमारा टीयर 1 और टीयर 2, ऐसा नहीं कि हमें अलग अलग प्रिपरेशन करना है, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि दोनों में फर्क क्या है, हम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, एक देखिए लगभग चीजें वही हैं, बस ये है कि टीयर 2 में चीजें थोड़ा सा वाइड हो जाती हैं और पोर्शंस आपके बढ़ जाते हैं।
लेकिन जो मैथमेटिक्स की बात है, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो दोनों टीयर 1 और टीयर 2 में जमीन आसमान का फर्क है। अगर क्वेश्चंस को आप जो है देखें, इसमें क्या होता है कि टीयर 1 में बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर के या फंडामेंटल स्ट्रक्चर के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है किसी भी पार्ट की, जैसे मान लीजिए हम अरिथमेटिक की बात करें तो परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, आपका डिस्काउंट का पोर्शन है, फिर इसी तरह से जैसे रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, तो ये सब जितने भी पोर्शन है, इसका अगर आपको जनरल आइडिया है, जनरल क्वेश्चन है, तो छोटे छोटे जनरल क्वेश्चन आते हैं जो फटाफट आपके ट्रिकी अप्रोच से निकल जाते हैं। और वो ट्रिक क्या होता है, पढ़ते पढ़ते जब आप पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें छोटी छोटी ट्रिक्स मिलती चली जाएंगी, वो अपने आप खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। तो टेंशन इसकी नहीं होती। टेंशन जो होती है अब ये होती है टीयर 2 में क्या होता है, ये अप्लाइड पोर्शन है। जितने क्वेश्चन होते हैं सब अप्लाइड होते हैं। अब अप्लाइड पोर्शन क्या है, अप्लाइड पोर्शन जो है एक तरह से अगर हम कहें तो ये एक ऐसा पोर्शन होता है जहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता कि डायरेक्ट ट्रिकी अप्रोच पर ट्रिक लगाया और तुरंत निकल आया। इसमें एक भी ट्रिक नहीं लगेगी, आपको बता दें। इसमें आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। प्रैक्टिस से जितनी चीज आपको लर्न हो जाए वो आपका काम आएगी यहां पे। तो यहां पर क्या है कि कोई फॉर्मूला फिट नहीं होगा कि चाहे आप 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 क्वेश्चन उठा लीजिए, एक में भी फॉर्मूला फिट नहीं होगा। कोई फॉर्मूले पर डायरेक्ट लगा दिया और तुरंत आंसर निकला, ऐसा कभी नहीं होगा। अप्लाई पोर्शन जो दिया जाता है टीयर 2 में वो क्या है, वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी जानकारी होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट लगाया नहीं, तरीका आपको सीखना होता है। सिर्फ आपको तरीका अगर पता है कि कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करें, वही अप्लाइड पोर्शन कहलाता है, वही आपका अप्लाइड हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी तैयार करें, इसको यहां पर हम लोगों को देखना होता है। तो ये तरीका जो है आपके हम लोगों को लेकर के चलना पड़ता है। और अगर हम थोड़ा बहुत भी जो है आप इसको देखें तो जो नॉर्मली क्या है कि जो एग्जामिनेशन होते हैं वो एग्जामिनेशन में जो है आपके जैसे टीयर 2 की बात अगर हम करें तो थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे मैथमेटिक्स और इंग्लिश है, आप टीयर 2 की तैयारी करें, अपना टीयर 1 आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचिए कि आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो टीचर आपको गाइड करेगा, जैसे हम जब पढ़ाते हैं तो आप देखेंगे हमसे आप लोग पढ़े भी हुए हैं, अब तक लगभग 20 सालों में हम 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ा चुके हैं, आपको पता है। और आपके जो भी बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं वो खुद जान रहे हैं कि जब अप्लाइड पोर्शन हम पढ़ाते हैं तो उसके साथ हम ट्रिकी अप्रोच भी बताते रहते हैं बच्चों को, यहाँ इसकी छोटी ट्रिक्स क्या है। तो इसलिए ट्रिक भी आपको आती रहती है और बाकी जो है आप अपना अप्लाइड पोर्शन जो आपके प्रिपरेशन का होता है वो भी आप करते रहते हैं। तो कम टाइम में कैसे इन चीजों को किया जाए वो आपके अप्लाइड पोर्शन से सारी चीज समझ में आती है। जो है इनको कैसे हम प्रिपेयर करें या किस तरह से इसका प्रिपरेशन करें या कैसे जो है हम इन क्वेश्चंस को जो है आपके इजी बनाने की कोशिश करें। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि विद्यार्थी स्टूडेंट्स की ये सोच होती है कि हम लोगों को बस मैथमेटिक्स लगाते रहना है, लगाते रहना है, लगाते रहना है। शायद लगाने से मैथमेटिक्स आती है, ये चीज दिमाग से निकाल लीजिए। मैथमेटिक्स रटने वाला विषय नहीं है, लगाने से नहीं आती, समझने से आती। हो सकता है 10 क्वेश्चन आप लगा करके रट रहे हो, लेकिन अगर एक टाइप आपने समझ लिया, टाइप, एक टाइप पे 10 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, आपने 10 क्वेश्चंस करने पर तब एक टाइप को समझा, अगर उल्टा कर दीजिए, एक टाइप समझ लीजिए तो हो सकता है 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। बस हम लोग यही सिखाते हैं, हम लोग टाइप पर ध्यान देते हैं। जब हम टाइप पर ध्यान देंगे तो हमारे क्वेश्चंस अपने आप होते चले जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, इससे क्या मतलब है? अगर जितने भी क्वेश्चंस हैं, और नॉर्मली आप देखते हैं कि जब हम पढ़ाते हैं तो क्वेश्चंस अथाह पढ़ाते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो अब तक के आए हुए एग्जामिनेशन में आया हो और हमने टच ना किया हो। और ये आप सब लोग, जितने लोग पढ़ चुके हैं वो ये चीज जान रहे हैं कि जितनी चीज हम पढ़ा देते हैं लगभग जो पेपर होता है, जैसे 2017 की अगर हम बात करें, 2017 के पेपर में लोग हिल गए। क्यों हिल गए? वजह क्या थी
क्योंकि आपके अरिथमेटिक का पोर्शन इसमें सबसे कम आया और बाकी जो आपके पोर्शन थे जिसको हम एडवांस पोर्शन कह सकते हैं, तो वो जो पोर्शन थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए और उनका लेवल बहुत हाई हो गया। उस टाइम भी जो हमारी शीट्स होती हैं, जो हम लोगों के जो है आपके जो हम शीट अवेलेबल कराते हैं या जिस शीट से हम पढ़ाते हैं या जिन क्वेश्चंस को हम देते हैं, उस टाइम 140 नंबर 140 मार्क्स जो कि उस टाइम माने रखता है, डिक्टो उसी तरह से आया जो हमारी शीट में पेपर्स दिए हुए हैं, 140 मार्क्स आउट ऑफ 200। जब पूरा इंडिया हिल गया था 2017 के पेपर में, वहां पर 110 120 लाने में लाले पड़ रहे थे, 140 मार्क्स तब। और नॉर्मल ऐसे डेज में 2018 में अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमने नहीं कराया हो। आप देखें जो विद्यार्थी पढ़ चुके हैं उनसे पेपर अगर आप सामने रखेंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था, कोई ऐसा टाइप नहीं था जो हमने डिस्कस नहीं किया। 200 आउट ऑफ 200 जो हमारे स्टूडेंट लाए हैं, तो वो आपके क्वेश्चंस आपके इस तरह से बने हैं, इस तरह से लाए हुए जो है क्वेश्चंस हैं। और मेनली क्या है कि आप 100% अगर करते हैं या कोई भी चीज में ज्यादा मार्क्स लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जहां पे आपने मार्क्स को खींचा तो दूसरी चीज इजी हो जाएगी, इंग्लिश इजी हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश आप लर्न करते हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन वहां पे बहुत सारी चीजों की लर्निंग है। मैथमेटिक्स में लर्निंग नहीं है। तो अगर आप मैथमेटिक्स में नंबर खींच लेंगे तो थोड़ा बहुत ईज हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश में। नहीं तो इंग्लिश को भी इक्वली आपको ट्रीट करना पड़ेगा, उसी तरह से हार्ड वर्क करके आपको ये देखना पड़ेगा। तो मेनली क्या होता है कि जो अप्लाइड पोर्शन होता है, ये अप्लाइड पोर्शन पे कमांड करना, ये खुद से नहीं होगा, आपके खुद से लगाने से नहीं होगा जब तक आप बोर्ड की हेल्प नहीं लेंगे। जो काम आप 1 साल में करेंगे वो हम 3 महीने में करके छोड़ देंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी होंगी वो 3 महीने में आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ा देंगी, 3 महीने में। तो 3 मंथ्स का कोर्स होगा और 3 मंथ्स के कोर्स में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है कि जो कि आपके कोई भी क्वेश्चंस आप ऐसा हो कि हाँ एग्जामिनेशन में आ गया और आपने टाइप ना किया हो। तो ये क्या है, ये आपके एक तरह से ऐसा जो है एक तरह से क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को डील करना, उसको समझना, उसको दिमाग में बैठालना, उसकी स्ट्रैटेजी कैसे हम सॉल्यूशन उसके करते हैं, ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जो कि हम लोग यहां पर देखते हैं। और एक चीज और अगर हम ध्यान दें तो नॉर्मली क्या है कि जो भी आपके एग्जामिनेशन है, वो एग्जामिनेशन में जो चेंज आ रहा है अगर आप देखेंगे तो जो आपका एक पोर्शन है नॉर्मलाइजेशन, इसका फॉर्मूला डिराइव किया गया। अब नॉर्मली क्या हो रहा है कि हर शिफ्ट में पेपर अलग अलग होते हैं, किसी शिफ्ट में आसान पेपर आ गया, किसी में मॉडरेट आ गया, किसी में टफ आ गया। तो जिसमें आसान आ गया उसमें तो स्टूडेंट्स जो है एक तरह से अगर उनको नॉर्मलाइज ना किया जाए मार्क्स को, तो ऐसे कंडीशन में जो जिसका आसान पेपर आया है वो तो ज्यादा नंबर स्कोर कर लेगा, और जिसका टफ पेपर बना है, क्योंकि पेपर को इक्वल नहीं बनाया जा सकता, एक जैसे पैटर्न पे नहीं बनाया जा सकता, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो कोई किसी के लिए टफ है, कोई किसी चीज के लिए टफ है। तो इसलिए कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी कुछ पेपर आसान आपको लगने लगते हैं, कुछ पेपर आपको टफ लगने लगते हैं, और कुछ पेपर जब आसान होते हैं तो उसमें मार्क्स ज्यादा आ जाता है। कुछ जो है पेपर ऐसे होते हैं, कुछ शिफ्ट में ऐसे पेपर आ जाते हैं जहां पर आप देखते हैं कि जो आपके एग्जामिनेशन है वहां पर पेपर जो है आपके टफ आ गया तो आप कम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो अगर नॉर्मलाइजेशन न किया जाए तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई डे मान लें हम, जैसे कोई डेट मान लेते हैं, जैसे 3 मार्च को आपके एग्जाम हुआ, 4 मार्च को हुआ, हम इसी एग्जाम की बात कर रहे हैं, 5 मार्च को हुआ जो 2002 वाला, 2020 वाला। तो अब यहां पे क्या है कि 3 मार्च वाला हुआ। जैसे मान लीजिए कि इसमें हाईएस्ट मार्क्स जो है मान लीजिए 181 आ गया। अब इसमें हाईएस्ट मार्क्स जो है सपोज कर लीजिए 128 या 128 मान लीजिए ये, और 5 मार्च वाले में मान लीजिए कि 1
47 मार्क्स गया। अब यहां पर क्या है, जो आसान है, अब मान लीजिए कि जिसने, अब यहां पे जो टफ जहां पर पेपर आया था, जहां बच्चा स्कोर नहीं कर पा रहा है, मैक्सिमम मार्क्स 128 जा रहा है, और यहां पर आसान पेपर आने की वजह से 181 जा रहा है। अब यहां पर जो मार्क्स का डिफरेंस है, हो सकता है कि यहां पर जो 181 पाने वाला है वो इक्विवेलेंट टैलेंट रखता हो 128 वाले के, लेकिन क्योंकि यहां पेपर टफ आया है इसलिए इसको 128 मिल रहा है, तो इसके लिए डिसएडवांटेज है ना। तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है कि जहां पर पेपर टफ आया उसके मार्क्स को बढ़ा देगा और ज्यादा रेशियो में बढ़ाएगा। तो यहां पर क्या है, ज्यादा रेशियो में मार्क्स बढ़ेंगे, मार्क्स सबके बढ़ते हैं, यहां पर भी मार्क्स बढ़ेगा लेकिन बहुत कम, बहुत रेयर। यहां पर भी मार्क्स बढ़ेगा लेकिन इससे ज्यादा और इससे कम। तो फॉर्मूला ऐसा इन लोगों ने बनाया है आयोग ने, जिससे क्या होता है कि सबके मार्क्स इंक्रीज कर जाते हैं। आप अगर 120 नंबर का पेपर करके आए हैं तो हो सकता है कि वही अगर इजी मॉडरेट में चला गया तो हो सकता है मॉडरेट में आपका 10-15 नंबर बढ़ जाए, 135-140 हो जाए। अगर आपका जो है आपके मॉडरेट में चला गया, हो सकता है कि 20 से 25 नंबर बढ़ जाए, तो आपका हो सकता है कि वही 145-150 तक चला जाए अगर 25-30 नंबर बढ़ गया। और हो सकता है कि अगर टफेस्ट में चला गया है और वहां पे 40 नंबर बढ़ना है फॉर एग्जांपल, तो 120 करके आए 160 अपने आप हो जाएगा आपका मार्क्स। तो नॉर्मलाइजेशन ये है, नॉर्मलाइजेशन पेपर के अकॉर्डिंग होता है। पेपर कहीं पर टफ आ रहा है, पेपर कहीं पर आसान आ रहा है, तो विद्यार्थियों के साथ एक तरह से कोई जिसको कहा जाए कि आपके पार्शियलिटी ना हो और एक ही लेवल पर रख करके हम लोग देखें, तो वो नॉर्मलाइजेशन है। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से सबके मार्क्स बढ़ते हैं, लेकिन इजी वाले शिफ्ट वाले जो होते हैं उनके कम मार्क्स बढ़ते हैं कंपैरेटिवली, जो मॉडरेट वाले होते हैं उनके और ज्यादा मार्क्स बढ़ते हैं, और जो टफेस्ट होते हैं उनके सबसे ज्यादा मार्क्स बढ़ते हैं। तो इसलिए मॉडरेशन अगर हम लोग देखें तो इस तरह से आपके होता है। जैसे 2018 में आप देखेंगे तो 2018 का रिजल्ट जो आपके फाइनल रिजल्ट आया था, तो उसमें नवीन यादव जो लड़का था, अब उसने क्या किया, उसका मार्क्स क्या था मैथमेटिक्स में 200 में से कितने मार्क्स थे, 200 में से 202 पॉइंट समथिंग कोई मार्क्स थे। उसका ओवरऑल 600 में से 608 नंबर थे। अब 600 में से 608 नंबर कैसे हो जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन से जो बढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने मैथमेटिक्स में जो है स्कोर किया है 175 और नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स जो बढ़ गए वो 26 नंबर बढ़ गए, और अगर 26 नंबर इसमें ऐड कर दिया तो 26 नंबर ऐड करने पर अब इसके मार्क्स कितने हो गए, 201। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 200 में से 201 पा रहे हैं, तो जो उसका मार्क्स था वो 600 में से 608 आ रहा था। तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, नंबर को बढ़ा देता है। तो ऐसा नहीं कि जो आप एग्जाम देते हैं वो आउट ऑफ 200 ही, जैसे 200 है तो 200 में से कम नंबर ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि 200 में से आपको 210 नंबर मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के टाइम बढ़ भी सकता है आउट ऑफ। तो इसलिए जो आपके नॉर्मलाइजेशन है वो क्या करता है, वो विद्यार्थियों को इक्वल लेवल पे लाने की कोशिश करता है। ये हमारा आपका काम नहीं है, आप सिर्फ मेहनत करिए, बाकी आयोग का काम है। आपको कितना मार्क्स मिल रहा है, कितना मार्क्स आपका बढ़ेगा, वो डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन पे। और जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या होगा, फिर आसानी से इजीली जो है आप देख सकते हैं कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। तो ये अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत चीजें जो हम लोगों की आती है, या जो भी चीजें जो है आपके एग्जामिनेशन की होती हैं, वो एक्चुअल में कैसे हम प्रिपरेशन करें, किस तरह से प्रिपरेशन करें, क्या चीजें हम लोग लें, कौन सा स्टडी मटेरियल, किस स्टडी मटेरियल को लेने से हमारा क्या फायदा होने वाला है, या किस तरह से हमारे एग्जामिनेशन जो है आपके एक तरह से निकलने वाले हैं, ये चीजें अगर हम ध्यान रखें तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप सारी चीजें को निकाल लेंगे। जैसे अभी 1 जुलाई को जो है आपके रिजल्ट आया है, और जो टेंटेटिव डेट दी गई है तो ये आपके अक्टूबर में जो है आपके दी गई है, 8 से 15 अक्टूबर के बीच में आपका जो है
टियर 2 होना है और फिर टियर 3 का 1 नवंबर को आपके एग्जाम होना है। तो आपके पास जुलाई से लेकर के अगर हम लोग देखें तो आपके जो है जुलाई पूरा आपके पास है अभी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन निकले हैं। फिर उसके बाद अगस्त है, सितंबर है, और एक वीक आपको जो है आपके इसमें अक्टूबर में मिल जाएगा। तो एक तरह से आपके पास जो टाइम मिल रहा है वो 3 महीने का मिल रहा है। तो 3 महीने का लगभग टाइम है, और 3 महीने के लगभग टाइम में आप टियर 2 प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग भी क्या करने जा रहे हैं, मेरा एक नया जो कि फोकस्ड होगा, बहुत जल्दी हम लोग जो है इसको लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो है 2.5 महीने में लगभग हम लोगों का जो कोशिश ये करेंगे कि 2.5 महीने में लगभग हम आपको तैयार कर दें। और जो है जितनी भी आपके जो मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप देखते हैं, और जो टफेस्ट क्वेश्चन जिससे आप भागते हैं, उसको हम कैसे इजी बनाएं। तो 2.5 महीने में कोशिश ये करेंगे कि 2.5 महीने में आपका लगभग चीजें कंप्लीट हो जाएं। और ये जो है आप बहुत जल्द जैसे नोटिफिकेशन आएगा, डेट हम लोग डिसाइड करने जा रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर डेट आ जाएगी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ कब किस डेट से ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कम ड्यूरेशन में आप लगभग चीजों को जान जाएंगे। इसके लिए स्पेशली अभी हम एक वीडियो निकालेंगे कि हाँ इस बैच को हम कैसे रन करेंगे या किस तरह से रन करेंगे, उसको आप जरूर देखिएगा। बाकी मेरी बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग मिल करके अगर थोड़ा सा भी एफर्ट कर लें तो हम लोग जो है अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। थैंक यू।